फ्रेंड्स, ये चैप्टर 2 का पार्ट 7 है जिसमें मैं आपको पोटेंशियल आउटपुट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी और जीडीपी डिफ्लेटर ये दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड विद द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल आउटपुट क्या होता है। देखिए कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट होता है किसी भी इकोनॉमी का, जो कोई भी इकोनॉमी बिना इन्फ्लेशन जनरेट किए हुए अपना प्रोडक्शन कर सकती है। देखिए इसमें जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है तो इन्फ्लेशन नहीं होता। इसमें जितना भी इकोनॉमी के बश में है कि वो प्रोडक्शन कर पाए, जितनी भी उसकी एबिलिटीज और एफिशिएंसी हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल आउटपुट। जैसे आपका जो पोटेंशियल है वो है पढ़ाई करने का 8 आवर्स, तो लेकिन आप पढ़ते हैं 6 आवर्स, तो दिस इज नॉट योर पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल स्टडी, योर पोटेंशियल पावर इज व्हेन यू विल स्टडी 8 आवर्स और मोर, देन इट इज पोटेंशियल आउटपुट। तो ये इसी तरीके से होता है इकोनॉमिक्स में। तो ये वो मैक्सिमम लेवल आउटपुट होता है जिसको कोई भी इकोनॉमी लॉन्ग रन में अचीव करती है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है और जो ग्रोथ की पोटेंशियल है उसको यूज़ करके। तो आउटपुट गैप इज इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो आउटपुट गैप कैसे निकालोगे? पोटेंशियल आउटपुट को किससे माइनस करोगे? एक्चुअल आउटपुट से। यानी कि आपके पास पोटेंशियल आउटपुट है 8 आवर्स पढ़ने का, लेकिन आपने पढ़ा है 5 आवर्स, तो आपका जो आउटपुट गैप है वो निकलेगा 3 आवर्स का। ओके, इसके बाद है पॉजिटिव। पॉजिटिव इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट। तो पॉजिटिव कब होता है? देखिए जब एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होता है पोटेंशियल आउटपुट से। कब होगा पॉजिटिव? जब आप 8 घंटे पढ़ सकते हो लेकिन आपने 9 घंटे पढ़ लिया, तो ये आपका पॉजिटिव आउटपुट होता है और इससे इकोनॉमी में हाई डिमांड आती है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर इसमें कम होता है और प्राइस इसमें राइज होते हैं। इसके बाद नहीं, इसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है और प्राइस इसमें राइज होते हैं। इसके बाद नेगेटिव क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। इसका मतलब उल्टा बिल्कुल, कि आपका एक्चुअल आउटपुट कम है किससे? पोटेंशियल आउटपुट से। यानी कि आप कम स्टडी कर रहे हैं जहां आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो इकोनॉमी में वीक डिमांड होती है ऐसी चीज़ों की और प्राइस एकदम घटने शुरू हो जाएंगी, सेम हम लोगों की तरह। तो जैसे जिस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं तो आपकी डिमांड कम होगी, यानी कि आपकी पोटेंशियल कम होगी, तो आप फिर सफल कम होंगे। तो वही होता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर मीन्स मेजर्स द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी। इसका मतलब ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी है आपकी, यानी कि आपकी जो करंट जीडीपी है, वो जो रियल जीडीपी है यानी कि कांस्टेंट प्राइस जो बेस ईयर के हिसाब से जीडीपी है, उनके बीच का रेशियो इसमें आपका मेजर किया जाता है, उसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इट शोज द एक्सटेंट टू विच एन इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रेदर देन एन इंक्रीज इन आउटपुट। इसका मतलब है कि जैसे कोई भी पेन है वो 10 रुपये का था बेस ईयर में, 15 रुपीज़ का है अब करंट ईयर में, तो यानी कि आपके 5 रुपये इंक्रीज हुए हैं, लेकिन आपके आउटपुट में इंक्रीज ना होके सिर्फ आपका इन्फ्लेशन ही बढ़ गया है। यानी कि आउटपुट नहीं बढ़ा, आपने 10 पेन की जगह 15 पेन नहीं बनाए हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फ्लेशन की वजह से आपका आउटपुट ना बढ़ के सिर्फ प्राइस बढ़ गए हैं, उसको कहते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर। इसमें जो कंजप्शन पैटर्न में चेंज आ जाता है, लोग जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, कंज्यूम लोग ज़्यादा करने लगते हैं, तो इन्फ्लेशन आ जाता है, तो इसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। और इन्फ्लेशन इसलिए आता है क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम होती है, यानी कि उतनी ही रहती है जितनी की बेस ईयर में होती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी इज डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो प्राइस डिफ्लेटर इज लेस देन 100 मीन्स अगर प्राइस डिफ्लेटर 100 से कम है तो इसका मतलब है करंट ईयर जो प्राइस हैं वो बेस ईयर प्राइस से कम है, यानी कि डिफ्लेशन हो रहा है। अगर प्राइस डिफ्लेटर ज़्यादा है 100 से, तो इसका मतलब है कि करंट ईयर प्राइस जो हैं वो ज़्यादा हैं बेस ईयर प्राइस से, तो यानी कि इन्फ्लेशन आपका इंडिकेट करता है ये। और आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको अपने एक बार माइंड में समझिएगा, आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद है इकोनॉमिक साइकिल। तो इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है? वो किसी भी इकोनॉमी की वो फ्लक्चुएटिंग स्टेट होती है, वो स्थिति होती है कि जिसमें कभी तो उसको एक्सपेंशन देखना होता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन देखना होता है। यानी कि कभी तो इकोनॉमी में रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी डिफ्लेशन आता है।
तो ये होती है आपकी इकोनॉमिक साइकिल। देखिए मैं आपके रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मैं ये सब चीज़ भी क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसी बुक को कंप्लीट करा कर चल रही हूँ। इसमें आपके वैसे सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे पीछे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उसकी एक नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी जिसमें आपको सिंपल से सिंपल, ईजी से ईजी एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराती जाऊँगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो प्लीज़ अभी हम इसी बुक को कंप्लीट करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कुछ फ़ायदा पहुँचे। और इसके बाद देखिए हम इकोनॉमिक साइकिल किस तरीके से होती है। ये होती है एक्सपेंशनरी फेज़, इसके बाद है रिसेशनरी फेज़। तो एक्सपेंशनरी फेज़ क्या होता है? ये ओवरऑल आउटपुट होता है जो मेज़र किया जाता है जब जीडीपी इंक्रीज होती है वन क्वार्टर से अनदर, यानी कि इसमें आपका जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ता है और आपका एम्प्लॉयमेंट कम होता है और आपके प्राइसेस बढ़ते हैं, यानी कि एक अच्छी चीज़ है, ये ग्रोथ होती है इसमें। तो ये होती है एक्सपेंशनरी फेज़। और रिसेशनरी फेज़ जिसमें आपका प्राइस आपके सामानों का कम होता चला जाता है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है और लोएस्ट पॉइंट क्या होता है इसमें? डिप्रेशन। देखिए एक्सपेंशन इस तरीके से हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है, यानी कि रिसेशन आया। जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमारा सब कुछ रिसेशन बहुत ज़्यादा आ गया था। इसके बाद ये बिजनेस पीक पे पहुंचा, फिर आगे जाके फिर रिसेशन आ चुका है और फिर यहाँ पे जाके ये एवरेज पॉइंट पे मिल जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फैसले लेते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी को रिकवर की जाए फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है? देखिए टेक्निकल रिसेशन वो टर्म होती है जहाँ पे इकोनॉमी अपनी जो जीडीपी में डिक्लाइन एक्सपीरियंस करती है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में, कम से कम 2 लगातार, अगर 3-3 महीने के 2 लगातार क्वार्टर में उसको डिक्लाइन देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल रिसेशन। और ये अचानक किसी भी इवेंट के थ्रू होती है और ये शॉर्टर ही होती है वैसे ड्यूरेशन में, इसको रिकवर किया जाता है। जैसे कोरोना पेंडेमिक में 2020 में रिसेशन इंडिया ने फेस किया था, दैट वाज टेक्निकल रिसेशन। और ये रियल जीडीपी, इफ़ द रियल जीडीपी कंटिन्यूज टू फॉल, अगर 2 क्वार्टर से ज़्यादा रियल जीडीपी फॉल होने लगती है तो फिर आपका रिसेशन कहा जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन कहा आया है या डिप्रेशन आया है। और इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, तो इसके बाद देखिए इकोनॉमिक रिकवरी भी की जाती है किसके द्वारा? आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको हम इकोनॉमिक स्टिमुलस मेजर्स भी कहते हैं, जब इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए मेज़र किए जाते हैं किसी भी रिसेशन में। तो वो जो गवर्नमेंट मेज़र करती है उस वो होता है फिजिकल स्टिमुलस, और जो आरबीआई मेज़र करती है वो होते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस, सेम मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी की तरह। तो अब हम पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आप ये होता है जेड शेप्ड रिकवरी। फर्स्ट इज जेड शेप्ड रिकवरी, यानी कि इकोनॉमी इसमें क्विकली रिकवरी कर लेती है। एक इकोनॉमिक क्रैश आता है और जैसे ये इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ था और क्विकली इकोनॉमी ने रिकवर कर लिया है, दिस इज कॉल्ड जेड शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है कि ये नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो है, इसके बाद ये जेड शेप्ड के बाद बेस्ट है। फर्स्ट इज एक साथ रिकवर हुआ, इसमें भी क्विकली इकोनॉमी रिकवर कर लेती है और इनकम और जॉब्स परमानेंटली लॉस नहीं होती। इसमें यह है यू शेप्ड इकोनॉमी। यू शेप्ड इकोनॉमी में कुछ जॉब और कुछ लेफ्ट अचानक से लोगों के पास चली जाती हैं। देखिए इसमें लग रहा है कि सब कुछ आपका चला गया, लेकिन नहीं, ये एकदम से आपकी और फिर एकदम से आपकी इंक्रीज हो जाती है और इसमें ये ग्रेजुअली चेंज आता है, यानी कि इसमें लोगों की जॉब लेफ्ट हो जाती हैं और सेविंग इसमें गिरने लगती हैं। इसके बाद देखिए डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी, ये डबल टिप कहा जाता है इसको। ये सेकंड वेव जैसे आई ना पेंडेमिक की, तो इकोनॉमी रिकवर कर नहीं पाई, इकोनॉमी रिकवर करने जा रही थी, इस तरीके से रिकवर कर नहीं पाई, उससे पहले अगेन पेंडेमिक आ गया तो सेकंड वेव आ गई तो फिर से इकोनॉमी फॉल होने लग गई। तो इसको हम कहते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी क्या होती है? इसमें परमानेंट लॉस होता है किसी भी कंट्री को, किसी भी प्रोडक्शन के लिए। देखिए ये लॉस हुआ और ये लॉस होता ही चला गया, इकोनॉमी रिकवर कर ही नहीं पाई, इसको एल शेप्ड कहते हैं। और इसके बाद के शेप्ड रिकवरी होती है, इसमें इकोनॉमी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं
उसमें डिफरेंट रेट पर, डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट मैग्नीट्यूड पर इकोनॉमी रिकवर करने लगती है। हैव्स रिकवर वेयर एवर द हैव नॉट सफ़र ड्यूरिंग रिसेशन। तो जहाँ जहाँ रिसेशन नहीं आया वहाँ वहाँ छोड़ के जिस चीज़ वहाँ वहाँ पे रिकवर कर लेती है, जिस जगह रिसेशन आया वहाँ रिकवर नहीं कर पाती। ये बिजनेस साइकिल की पीक है, यहाँ रिसेशन आया। रिसेशन के बाद देखिए कुछ पार्ट्स इकोनॉमी में रिकवर कर गए, जैसा टेक्नोलॉजी, रिटेल, सॉफ्टवेयर, फॉर्मल सेक्टर। और इसके बाद कुछ पार्ट आपके डिक्रीज हो गए। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं मूवीज़ का, सिनेमा का, थिएटर का। तो जैसे कोविड पेंडेमिक आया तो बिल्कुल सिनेमा घर में जाना लोगों का एकदम वहाँ पे रिसेशन आ गया। लेकिन इसमें आपका OTT, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, यानी कि जो आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ये सब देखते हैं, इसमें एकदम से वो आपका रिकवर हो गया। और बाकी कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे टीवी में कुछ लोग जो सीरियल्स वगैरह देखते थे या थिएटर, वो आपके थोड़े थोड़े गिरने लग गए। तो इसको हम कहते हैं के शेप्ड इकोनॉमी। और ये जरूर जरूर आपकी इकोनॉमिक्स में पूछी जाती है कि कौन सी सबसे बेस्ट होती है। तो दैट इज़ वी शेप्ड रिकवरी को हम बेस्ट कह सकते हैं। ये भी बेस्ट होती है, लेकिन इसमें एक साथ आया आपका चेंज और एक साथ ऊपर चला गया। तो जे शेप्ड, जेड शेप्ड और आपकी वी शेप्ड इकोनॉमी सबसे बेस्ट कही जाती हैं। बाकी आप देख सकते हैं एल शेप्ड इकोनॉमी आपकी थोड़ी लॉस में जाती है। तो ये हैं आपकी इकोनॉमी के आप अदर कुछ टाइप्स के बारे में और इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट मैं आपको इस चैप्टर को शायद नेक्स्ट 1 वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।